जापान की राजधानी टोक्यो के उत्तर में इसिनोमाकी नाम का एक शहर मौजूद है। समंदर के किनारे बसे हुए इस शहर में पहाड़ भी हैं और किटाकामी नदी इससे होकर गुजरती है। पुराने समय से ही यह शहर समंदर और इस नदी के सहारे फलता फूलता हुआ चला आया है। सन 1603 में इस किटाकामी नदी के ऊपर एक बंदरगाह बना दिया गया था, जिससे चावल का व्यापार होता था। सैकड़ों सालों से समंदर इस शहर को समृद्ध करता आया था। इस वजह से इस शहर के लोग समंदर को काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन फिर साल 2011 आया और सब कुछ बदल गया। तारीख थी 3 मार्च सन 2011। दोपहर के लगभग 3 बजे इसिनुमाकी की जमीन उग्र रूप से हिलने लगी। एक बहुत तेज भूकंप आ गया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9 से भी ज्यादा थी और ये अब तक के दर्ज भूकंपों में सबसे तेज भूकंप था। ऑफिसों में रखा हुआ सामान और कंप्यूटर मेजों के नीचे गिर गए। दुकानों में रखा हुआ सामान शेल्फ के बाहर आ गया। घरों में रखा हुआ सामान नीचे गिरकर टूट गया था। इस शहर में इससे पहले भी कई तेज भूकंप आ चुके थे। इस वजह से इस शहर के लोगों को भूकंपों का अनुभव था। लेकिन इस भूकंप के बाद जो होने वाला था, उसका ना तो इस शहर के लोगों को अनुभव था और ना ही जरा सा भी अंदाजा था। शासन को फौरन समझ में आ गया कि इतने तेज भूकंप के बाद सुनामी का आना निश्चित है। इमरजेंसी रेडियो पर वार्निंग अनाउंस की जाने लगी। लोगों को मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जाने लगा। ड्यूटी पर लगा हुआ हर कर्मचारी उस काम को कर रहा था जिसे करने की उसे ट्रेनिंग मिली हुई थी। समंदर के किनारे सायरन बज रहे थे और लोगों को किनारे से हटकर दूर ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा था। अब सुनामी के आने का अंदाजा तो इन लोगों को था, लेकिन कितनी बड़ी सुनामी आएगी इस बात का जरा सा भी अंदाजा इनको नहीं था। खामोश समंदर में एक लहर उठने लगी और कुछ ही देर के बाद समंदर का काला पानी किनारे पर बनी हुई सड़क को लांघकर शहर के अंदर घुसने लगा। किटाकामी नदी के ऊपर पानी की एक तेज लहर आ रही थी, जो किनारे बंधी हुई सभी नावों को पलटते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। गाड़ियां पानी के ऊपर तैर रही थी और मकान टूटकर गिरने लगे थे। समूचे मकानों को ये पानी अपने साथ बहाए लेता चला जा रहा था। लोग खुद को बचाने के लिए ऊंची इमारतों और पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे। हर तरफ चीख और पुकार मची हुई थी। नजारा बेहद भयंकर था। कुदरत का क्रूर रूप बिना किसी गलती के इस शहर के लोगों के ऊपर टूट पड़ा था। भूकंप और सुनामी के ऊपर इसी दिन बर्फ भी गिरने लगी थी। काफी बड़ी मात्रा में बर्फ गिर रही थी और हर तरफ बस पानी, मलबा और बर्फ ही दिखाई पड़ रही थी। लोग अपनों को खोने की वजह से बेहद दुखी थे, बेघर हो चुके थे और ठंड में ठिठुरते हुए एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कुदरत इतनी निर्दयी क्यों हो चली है। 131 फीट ऊंचाई वाली लहर उठी थी, जिसमें 20,000 के लगभग लोग मारे गए थे और 2,500 के लगभग लोग लापता हो गए थे। यहाँ फुकुशिमा का जो पावर प्लांट था, वो भी सुनामी के चलते बर्बाद हो गया था। इस वजह से बिजली भी नहीं आ रही थी। जापान में मरे हुए लोगों को आग देने का रिवाज होता है, लेकिन बिजली न होने की वजह से इन लोगों को जमीन में दफन करना पड़ा था। इस घटना ने यहाँ के लोगों के दिलों में एक गहरा घाव पैदा कर दिया था। अब न जाने यहाँ के लोगों की पीड़ा वजह थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी, लेकिन आने वाले महीनों में सैकड़ों ऐसी घटनाएं होने वाली थीं, जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है सुनामी में खोई हुई आत्माओं की कहानी। इस आपदा के कुछ महीनों बाद ऐसी बातें सामने निकल कर आने लगी कि इस आपदा में जो लोग मारे गए थे, उनके भूत लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी बातें हो रही थी कि इस शहर के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनमें से तमाम टैक्सी ड्राइवरों ने इन भूतों को देखा है। इसलिए टोहोकू गाकुइन यूनिवर्सिटी की एक विद्यार्थी थी जिसका नाम यूका कूदो था, और यूका कूदो ने अपनी थीसिस के लिए इसी विषय को चुना। तो अपने शोध के लिए यूका कूदो ने इस शहर के सैकड़ों टैक्सी ड्राइवरों से बात करी। जिन टैक्सी ड्राइवरों से यूका कूदो ने बात करी, उनमें से तमाम उसके सवाल सुनकर झल्ला जाते, कुछ परेशान हो जाते और कुछ इस तरह से व्यवहार करते जैसे वो उसकी बात सुन ही ना रहे हों। लेकिन कुछ टैक्सी ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने अपने अनुभव यूका कूदो से बताए। इन ड्राइवरों में कुछ औरतें थीं और कुछ पुरुष थे। इसी साल 2011 की गर्मियों में एक टैक्सी ड्राइवर शहर के बाहरी इलाके में रात के वक्त अपनी टैक्सी से जा रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है और वो टैक्सी को रुकने का इशारा कर रही है। अब इस चीज को देखकर ड्राइवर को हैरानी हुई, क्योंकि ये शहर का बाहरी इलाका था, यहाँ पर कोई रहता नहीं था और इस जगह पर दिन में भी यात्रियों के मिलने की संभावना न के बराबर रहती थी।
खैर, टैक्सी खाली थी तो इसने रोक दिया। वो औरत टैक्सी के अंदर आकर बैठ गई। जब वो अंदर आकर बैठी तो ड्राइवर ने देखा कि वो एक लड़की थी और वो पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी। वो इतना ज्यादा भीगी हुई थी कि पानी अभी भी उसके बालों और कपड़ों से नीचे टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अभी अभी बारिश में भीग कर आई हो, लेकिन यहाँ पर बारिश पिछले कई दिनों से नहीं हुई थी। इसके अलावा ड्राइवर ने यह भी ध्यान दिया था कि इस लड़की ने ठंडियों में पहना जाने वाला मोटा कोट पहना था, जबकि ये गर्मियों का मौसम था। खैर, ड्राइवर ने मीटर चालू किया और टैक्सी आगे बढ़ने लगी। जब ड्राइवर ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो लड़की ने बताया कि उसे मिनी हामा डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अब ये सुनकर ड्राइवर को और भी ज्यादा हैरानी हुई। ड्राइवर ने उससे कहा कि मिनीहामा डिस्ट्रिक्ट तो सुनामी के बाद पूरी तरह से खाली हो चुकी है। वो जगह पूरी तरह से वीरान है, वहां पर अब कोई नहीं रहता। क्या आपको पक्के तौर पर वहीं जाना है? अब जब ड्राइवर ने यह बात कही तो टैक्सी में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। ड्राइवर सुन सकता था कि लड़की की सांसों की आवाज काफी ज्यादा तेज हो गई है। उसके कुछ देर बाद लड़की ने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मैं मर चुकी हूँ? ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर एकदम से डर गया। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो लड़की अब गायब हो चुकी थी। वहां पर कोई नहीं था। इसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। इसने कार के अंदर और बाहर हर जगह पर देखा, लेकिन कहीं पर उस लड़की का कोई भी नामो निशान नहीं था। जिस जगह पर वो लड़की बैठी थी, उस जगह की सीट अभी भी गीली थी और नीचे कार का मैट भी उस जगह पर गीला हो चुका था, जो उस लड़की के इस कार में बैठने की गवाही दे रहा था। इसी तरह केंजी सातो नाम का एक और ड्राइवर था, जो रात के वक्त शहर में टैक्सी चला रहा था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और तेज बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी जो बारिश में भीग रही थी और गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। छाता वगैरह कुछ भी इस लड़की के पास नहीं था। खैर, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और लड़की गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। लड़की ने पास की ही एक जगह तक चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने मीटर चालू किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर खामोशी रही। लड़की ने कोई भी बात नहीं करी, मात्र गाड़ियों और बारिश की आवाज ही पूरे रास्ते में सुनाई देती रही। मंजिल पर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और किराया लेने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वो लड़की अब गायब हो चुकी थी। वहां पर कोई नहीं था। जिस जगह पर वो लड़की बैठी थी, बस उस जगह की सीट अब पानी से भरी हुई थी। जापान में जो टैक्सियां होती हैं, उनके दरवाजे या तो ऑटोमेटिक होते हैं या फिर ड्राइवर खुद ही दरवाजों को खोलता है। इसलिए सवारियों को दरवाजा खोलना या बंद करना नहीं पड़ता। ऐसी ही एक घटना हिरोशी ताकाहाशी के साथ घटी थी। एक औरत आकर इसकी टैक्सी में बैठती है और एक जगह तक चलने के लिए कहती है। जब हिरोशी उस जगह पर पहुंचा तो इसने देखा कि वो जगह अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत भी अब गायब हो चुकी थी। ये अपनी कार के पास बड़ी देर तक खड़े इस घटना को समझने की कोशिश करता रहा। एक नायाको तिनाका नाम की ड्राइवर थी, जिससे एक पैसेंजर ने समंदर के किनारे चलने को कहा। लेकिन जब मंजिल पर पहुंचकर इसने गाड़ी रोकी तो इसका वो पैसेंजर गाड़ी के अंदर से गायब हो चुका था। एक और टैक्सी ड्राइवर था, जिसकी टैक्सी में एक लड़का बैठा और उसने ड्राइवर से हियोरियामा पहाड़ तक चलने के लिए कहा। लेकिन पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही ये लड़का भी टैक्सी के अंदर से गायब हो गया। कई ऐसी भी घटनाएं सामने आई थीं कि जब कोई पैसेंजर टैक्सी के अंदर बैठता था तो कोई भूत उसके साथ टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाता था और कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था, क्योंकि भूत अपने आप दरवाजा नहीं खोल सकता था। जब पैसेंजर गाड़ी में बैठने के लिए दरवाजा खोलता था तो उसके साथ गाड़ी में सवार हो जाता था। जापान में जैसे ही पैसेंजर टैक्सी के अंदर बैठता है, मीटर को चालू कर दिया जाता है और जब टैक्सी अपनी मंजिल पर जाकर रुकती है, तब फिर मीटर को रोका जाता है। जब डिटेल निकाली गई तो एक अजीब बात सामने आई। ये पता चला कि इस शहर के जो तमाम टैक्सी ड्राइवर थे, वो अपने मीटरों को चालू करके अपनी टैक्सी को लेकर किसी जगह तक जा रहे थे, लेकिन इन मीटरों का जो किराया बन रहा था, उसे कोई पैसेंजर नहीं चुका रहा था, बल्कि इस किराए को इन टैक्सी ड्राइवरों को अपनी जेब से ही चुकाना पड़ रहा था, क्योंकि इनके जो पैसेंजर थे वो रास्ते में ही गायब हो जाते थे। कुछ ऐसे भी टैक्सी ड्राइवर थे जिन्होंने सुनामी के दौरान अपने परिवार के सदस्य को खोया था। तो जब उनकी टैक्सी में ऐसी कोई आत्मा बैठ जाती तो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे उस आत्मा को उसकी मंजिल तक, जहां तक वो जाना चाहती थी, वहां तक पहुंचा दिया करते। इसी शहर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम कंसो आइजावा है, उसके मुताबिक सुनामी के बाद शहर काफी ज्यादा बदल गया है। कई रिहायशी इलाके खाली हो गए हैं और लोग दूसरी जगहों पर जाकर रहने लगे हैं। इसलिए जो आत्माएं अपने घर जाना चाहती हैं, उनको अपने घर का रास्ता समझ में नहीं आता। न ही उनको ये समझ आता है कि वो अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढें। आत्माएं अपने लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से मिलना तो चाहती हैं, लेकिन वो नहीं जानती
कि वो अपने लोगों तक कैसे पहुंचे। इसलिए आत्माएं टैक्सी ड्राइवरों की मदद लेती हैं, क्योंकि आत्माओं को पता नहीं होता कि वो मर चुकी हैं। एक रात कंसो आइजावा अपनी कार से कहीं पर जा रही थी। तभी इन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ लड़के खड़े हैं। इन्हें देखकर कंसो की समझ में आ गया कि ये कोई जिंदा लड़के नहीं हैं, बल्कि लड़कों की आत्माएं हैं, क्योंकि गाड़ी की लाइट इनके शरीर के आर पार चली जा रही थी। अब कंसो इनको इग्नोर करके यहाँ से जा सकती थी, लेकिन वो इन लड़कों की मदद करना चाहती थी। इस वजह से उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुकने के बाद लड़के गाड़ी के पास आए। कंसो ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़कों ने बताया कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो खो गए हैं। ये बात सुनकर कंसो की आंखों में आंसू आ गए। कंसो चाहती थी कि इनका ये तकलीफ, इनका ये दर्द खत्म हो जाए। इस वजह से कंसो ने इन लड़कों को बता दिया कि अब तुम अपने घर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम जिंदा नहीं हो, अब तुम लोग मर चुके हो। इसी शहर की एक बूढ़ी महिला रात के वक्त अपने घर में खाना पका रही थी। रात में गर्मी काफी ज्यादा थी, आसमान साफ था और ऊपर चांद निकला हुआ था। महिला के दरवाजे पर दस्तक हुई, और जब महिला ने जाकर दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है जो पूरी तरह से भीगी हुई है। और इस लड़की ने सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे, जबकि ये गर्मियों का मौसम था और गर्मी काफी ज्यादा थी। इस भीगी हुई लड़की ने महिला से कुछ सूखे कपड़े मांगे, तो महिला ने इस लड़की को घर के अंदर आने के लिए कहा और सूखे कपड़े लाने के लिए चली गई। जब ये कपड़े लेकर वापस लौटी तो इसने पाया कि वो लड़की अब यहाँ से जा चुकी है, लेकिन दरवाजा बंद था और नीचे जो गीले कदमों के निशान बने थे वो सिर्फ अंदर आने के ही निशान थे, बाहर जाने का कोई भी निशान नहीं बना था। इसके अलावा इस महिला ने दरवाजा खुलने या बंद होने की भी कोई आवाज नहीं सुनी थी। ऐसे ही एक और महिला थी जो रात के वक्त अपने घर में सो रही थी। लगभग आधी रात के वक्त इसके दरवाजे पर दस्तक हुई, तो इसे हैरानी हुई कि आधी रात के वक्त इसके घर पर कौन आ गया। खैर, इसने अपने पति को जगाया और इन दोनों ने जाकर दरवाजा खोला। जब इन दोनों ने दरवाजा खोला तो इन्होंने पाया कि दरवाजे पर इनका एक पड़ोसी खड़ा है। लेकिन इस चीज को देखकर इनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इनका ये पड़ोसी सुनामी के दौरान मारा जा चुका था। लेकिन इसने भी सर्दियों के कपड़े पहन रखे थे और ये भी पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था। तो इन दोनों को समझ में आ गया कि ये इनका पड़ोसी नहीं है, बल्कि इनके पड़ोसी का भूत है, क्योंकि इन दोनों ने पहले भी ऐसी कहानियां सुन रखी थी। तो पड़ोसी ने कहा कि उसे ठंड लग रही है और वो घर के अंदर आना चाहता है। तो पहले तो इनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन फिर इन्होंने पड़ोसी को घर के अंदर आने दिया। पड़ोसी का भूत घर के अंदर आया और एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया। ये दोनों भी उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गए। काफी देर तक ये तीनों खामोशी में बैठे रहे। उसके बाद अचानक पड़ोसी का भूत गायब हो गया। जिस कुर्सी पर वो बैठा था वो कुर्सी अभी भी गीली थी। सुनामी के कुछ महीनों बाद ऐसी बातें सामने आने लगी थी कि लोगों के घरों में रात के वक्त अजीबोगरीब फोन कॉल्स आ रहे थे। जब इधर से फोन को उठाया जाता तो सामने से बहुत ही धीमी आवाज आती, ऐसा लगता जैसे कोई फोन के बहुत ही दूर से बोल रहा हो। कई लोगों ने बताया कि उनको ये आवाजें दूसरी दुनिया की आवाजों की तरह से लगती थी। कई बार सामने से बोलने वाला इंसान खुद को परिवार का कोई ऐसा सदस्य बताता जिसकी सुनामी के दौरान मौत हो गई थी। वो या तो खुद को आकर ले जाने के लिए कहता, या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में पूछता कि सुनामी के बाद वो सुरक्षित बच गए या फिर नहीं। ये फोन अचानक कट हो जाते। कई बार सामने से कोई आवाज नहीं आती, बस फोन के लाइन चलने की आवाज सुनाई देती रहती। इन फोन कॉल्स में अजीब बात ये थी कि ये सारी फ़ोन कॉल्स सुनामी के कुछ ही दिनों बाद आना शुरू हो गई थी, और सुनामी के दौरान यहाँ की सारी फ़ोन लाइनें बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी। इस वजह से फ़ोन कॉल्स आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कई बार लोगों के मोबाइल पर उन नंबरों से फ़ोन आए जिन नंबरों को उनके परिवार के सदस्य तब इस्तेमाल किया करते थे जब वो जिंदा थे, लेकिन अब वो नंबर मौजूद नहीं थे। सुनामी के बाद शहर को व्यवस्थित करने के लिए और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एक ऑफिस को बनाया गया था। एक शाम को इस ऑफिस में एक फोन आता है। ऑफिस के एक आदमी ने फोन उठाया, लेकिन अगली तरफ से कोई स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी। सामने से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई पानी के नीचे से बोलने की कोशिश कर रहा हो। पानी की आवाज और बुलबुलों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब सामने वाले की कोई बात इस ऑफिस के कर्मचारी को समझ में नहीं आई, तो इसने फोन को रखा और उस फोन की लोकेशन को ट्रैक किया। लोकेशन को ट्रैक करने के बाद इनको पता चला कि ये नंबर एक पब्लिक फोन बूथ का था। नंबर ट्रैक करने के बाद इसने दो लोगों को उस जगह पर भेज दिया कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करी जाए। लेकिन ये दोनों लोग जो भेजे गए थे, जब उस जगह पर पहुंचे तो उनको पता चला
कि वहां पर कोई फोन बूथ मौजूद नहीं है। सुनामी के पहले वहां पर एक फोन बूथ हुआ करता था, लेकिन वो पानी में बह गया था। इस बात को जानने के बाद ये दोनों वापस लौट आए। लेकिन अगली शाम फिर से उसी वक्त उसी नंबर से इस ऑफिस में फोन आता है और फिर से सामने से वैसी ही आवाज आई। फिर हर शाम ये फोन आने लगा। 2 दिनों के बाद ऑफिस के कर्मचारियों ने इस नंबर के फोन को उठाना ही बंद कर दिया था। जब वो देख लेते कि इस नंबर का फोन है, तो उठाते ही नहीं, फोन को बजने देते। लेकिन जब कई दिनों तक ये फोन आता रहा, तो इन्होंने एक बौद्ध मठ के संत को बुलाया जिसका नाम तायो कनेता था। जिस बौद्ध मठ में तायो कनेता संत थे, ये मठ सैकड़ों साल पुराना था और तायो कनेता का परिवार 26 पीढ़ियों से संत होता चला आया था। तायो कनेता ने कॉलेज की पढ़ाई करी थी, उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और संत बन गए थे। तायो कनेता शाम के वक्त उस ऑफिस में बैठे थे और फोन के आने का इंतजार कर रहे थे। अपने नियमित समय पर फोन आ गया। तायो कनेता ने फोन उठाया और सुनना शुरू किया। कुछ देर तक सामने की तरफ से कोई भी स्पष्ट आवाज नहीं आई। तायो कनेता सामने वाले इंसान से शांत रहने और आराम से अपनी बात बताने के लिए कहते रहे। फिर कुछ देर के बाद आवाज स्पष्ट हो गई। सामने वाले इंसान ने कहा कि मैं पानी के नीचे हूँ, शायद मैं समंदर में हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तो तायो कनेता ने कहा कि एक भूकंप आया था, उसके बाद सुनामी आई थी, तमाम लोग इस भूकंप और सुनामी में मारे गए। सामने वाली तरफ से कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर सामने वाले इंसान ने कहा, क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ? तो तायो कनेता ने सांत्वना देने वाली आवाज में कहा कि मुझे अफसोस है, लेकिन तुम अब जीवित नहीं हो। अब तुम्हें आगे का सफर तय करना होगा। तुम यहीं पर फंसे हुए नहीं रह सकते। उस दिन के बाद ये फोन इस ऑफिस में आना बंद हो गया। लेकिन तायो कनेता के साथ भूतों के सिलसिले में हुई ये इकलौती घटना नहीं थी। इसके अलावा और भी कई घटनाएं तायो कनेता के साथ घटी थी। एक रात मठ के दरवाजे पर, जिस मठ में तायो कनेता संत थे, उसी मठ के दरवाजे पर दस्तक हुई। कनेता की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक औरत है जिसे 2 आदमी सहारा देते हुए लेकर खड़े हैं। तो औरत बहुत तकलीफ में थी और काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। कनेता की पत्नी गई, इसने तायो कनेता को जगाया और कहा कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी है जिसे मदद की जरूरत है। तायो कनेता वहां पहुंचे और इस औरत को लेकर मठ के अंदर आया गया। तायो कनेता ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को इतनी तकलीफ में नहीं देखा था। ये औरत ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और बहुत ही ज्यादा दर्द में कराह रही थी। इस औरत ने बताया कि तमाम आत्माएं इसके शरीर में घुसने का प्रयास कर रही हैं और ये उन आत्माओं को रोक नहीं पा रही है। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई आत्माएं इसके शरीर के अंदर मौजूद हैं। इसे अपने शरीर के अंदर एक लड़की की आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था और इसे यह भी लग रहा था कि एक आदमी की आत्मा ने इसका पैर पकड़ रखा है और वो उसके पैर को छोड़ नहीं रहा है। यह औरत चाहती थी कि कोई इसे मार दे और ये इस दर्द से मुक्ति पा जाए। तायो कनेता ने अगरबत्तियां सुलगाईं और मंत्रों का पाठ करना शुरू किया। तायो कनेता की पत्नी भी मंत्रों के पाठ में उनका साथ दे रही थी। तायो कनेता ने इस औरत के पैर को पकड़ा, तो इस औरत ने एक गुस्से भरी आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? ये आवाज एक लड़की की थी। तायो कनेता ने बताया कि मेरा नाम तायो कनेता है और मैं इस मठ का संत हूँ। तो फिर इस औरत के अंदर से आदमी की आवाज आई और आदमी ने पूछा कि संत यहाँ पर क्या कर रहा है? कनेता ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये औरत फिर सीधी होकर बैठ गई और मठ में चारों तरफ देखने लगी। तायो कनेता इस औरत के पास बैठ गए और इसका हाथ पकड़कर पूछने लगे कि तुम कौन हो और मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो इस औरत ने एक लड़की की आवाज में बोलना शुरू किया। इस औरत ने कहा कि जब लहर आई तो मैं अपने भाई के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागी। ये दोनों भाग रहे थे। इस लड़की ने अपने भाई का हाथ पकड़ रखा था और इसका भाई दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा थक गया था। वो कह भी रहा था कि वो अब और ज्यादा दौड़ नहीं सकता है, लेकिन ये उसके हाथ को पकड़कर खींच रही थी क्योंकि ये काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर इसके भाई का हाथ इसके हाथ से छूट गया। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसने देखा कि इसका भाई लहर में समा गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ इसको याद नहीं था। फिर अचानक इसने कनेता का हाथ छोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि माँ, माँ, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। ये लड़की अपने भाई का हाथ छोड़ने के लिए अपनी माँ से माफी मांगना चाहती थी, इसीलिए ये हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तो तायो कनेता की पत्नी आगे आई। वो इस महिला के पास बैठी, इस लड़की के पास, और उन्होंने इसकी माँ की तरह से व्यवहार करना शुरू किया। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा कि माँ तुम्हारे पास है, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इस लड़की ने तायो कनेता की पत्नी का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और फिर ये रोने लगी। काफी देर तक ये रोती रही और माफी मांगती रही। कनेता की पत्नी ने इस लड़की को अपने साथ रोशनी की तरफ चलने के लिए कहा और ये लड़की रोशनी की तरफ जाने लगी। ताकाशी ओनो नाम का एक आदमी था जो मकान बनाने का काम करता था। ये सुनामी से काफी दूर रहता था, लेकिन सुनामी के बाद ये अपनी कार से समंदर के किनारे आया। ये सुनामी से हुई तबाही को देखने के लिए यहाँ पर आया था। ये ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि ये यहाँ पर घूमने के लिए आया हो। ये अपने साथ आइसक्रीम भी लाया था, जिसे ये खाता हुआ हर तरफ बड़े मजे से घूम रहा था। शाम को जब ये अपने घर गया तो वहां पर उसने चाय पी, उसके बाद बियर पी और बियर पीने के बाद ये फर्श पर नीचे लौटने लगा। लौटते हुए ये जानवरों की तरह से आवाजें निकालने लगा। फिर ये यहाँ से खड़ा हुआ, भागकर अपने घर के पीछे गया। इसके घर के पीछे कीचड़ था। ये कीचड़ में लौटने लगा और वहां पर भी ये जानवरों की तरह से आवाजें निकालता रहा। फिर इसके बाद ये सो गया, लेकिन अगली सुबह जब ये उठा तो इसे कुछ भी याद नहीं था। फिर दोपहर होते होते इसने फिर से उसी तरह जमीन पर लौटना और जानवरों की आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इसकी कुछ ही बातें लोगों को समझ में आती थी, इसकी ज्यादातर बातें किसी को भी समझ में नहीं आती थी। ये कीचड़ में सना हुआ खड़ा रहता और आते जाते हुए लोगों को घूरता रहता, जानवरों की तरह से हरकतें करता रहता। ये अपने परिवार वालों की तरफ भी जानवरों की तरह गुर्राता हुआ दौड़ता। ये जिसे भी देखता उससे कहता कि हर कोई मर गया है, तुम भी मर जाओ। 3 दिनों तक यही चलता रहा। फिर इस इंसान को भी तायो कनेता के मठ में ले जाया गया और वहां जाने के बाद भी आखिरकार ये ठीक हो गया। कनेता ने बताया कि तुम्हारी ऐसी हालत तुम्हारे उस बर्ताव की वजह से हुई है जो तुमने समंदर के किनारे किया था। तुम्हारे उस बर्ताव की वजह से आत्माओं को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है और उसी की सजा तुमको मिली है। यहीं पर एक स्कूल था जिसका नाम ओकावा एलिमेंट्री स्कूल था। इस स्कूल के 75 बच्चे सुनामी के दौरान मारे गए थे। इसी स्कूल का एक टीचर था जो एक रोज शाम के वक्त इस टूटे फूटे और वीरान पड़े स्कूल में ऐसे ही चला आया था। जब ये एक गलियारे में चल रहा था तो इसे बच्चों के बात करने की धीमी आवाजें आने लगी। धीमे कदमों की आवाजें आ रही थी और इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे स्कूल में कहीं पर चल रहे हों और बात कर रहे हों, जबकि यहाँ पर कोई नहीं था। यह स्कूल अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। जब ये चारों तरफ देखने लगा तो इसे गलियारे के आखिर में बच्चों के कुछ धुंधले साए दिखाई दिए, जो कुछ ही सेकंड के बाद गायब हो गए। इस स्कूल में और इसके आसपास बच्चों के भूत को देखे जाने की बातें इतना ज्यादा फैल गई थी कि इस इलाके के जो बच्चे थे वो दूसरे बच्चों से इस स्कूल में जाने और भूतों को देखने की शर्त लगाने लगे थे। इसी स्कूल में जान गंवाए एक बच्चे की माँ थी जो एक साइकिक को अपने साथ लेकर इस स्कूल में आती है। स्कूल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बांस लगे हुए थे। इस महिला ने, जो इस जान गंवाए बच्चे की माँ थी, इसने सजावटी चीजों को इन स्कूल के चारों तरफ लगे बांसों में बांधा। इसके बाद साइकिक ने बताया कि उसका ये काम यहाँ के बच्चों को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। साइकिक ने यह भी बताया कि ये बच्चे यहाँ पर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। साइकिक ने इन बच्चों से कहा कि अब यही तुम्हारा घर है। सुनामी के बाद जो बचाव कर्मी लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, उनको भी ये आत्माएं दिखाई पड़ रही थी। एक बचाव कर्मी जब मलबे के बीच लोगों को ढूंढ रहा था तो उसे मलबे के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। इस औरत का शरीर पीला पड़ गया था और इसके कपड़े काफी ज्यादा फटे थे। ये औरत मदद पाने के लिए बचाव कर्मी की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। बचाव कर्मी इस औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन वो इस तक पहुंचता उससे पहले ही ये औरत गायब हो गई। एक लड़की थी जो बचाव कार्य में वॉलंटियरिंग का काम कर रही थी। ये एक टूटे हुए घर में लोगों को ढूंढ रही थी, तभी इसे उस मलबे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फिर इसने अपने कंधे पर किसी के हाथ रखने का अनुभव किया और एक बच्चे की आवाज ने इसके कान में ढूंढते रहने के लिए प्रार्थना करी। एक आदमी था जो सुनामी के बाद अपनी माँ को खोज रहा था। खोजते खोजते ये उस जगह पर पहुंचा जहां पर बचे हुए लोगों को रखा गया था। ये एक इमारत थी। यहाँ पहुंचने के बाद इसने अपनी माँ का फोटो दिखाया और यहाँ के लोगों से पूछा। तो यहाँ पर काम करने वाला एक कर्मचारी था, उसने इस आदमी को एक हॉल में बैठा दिया और वो इसकी माँ का फोटो लेकर जिंदा बचे हुए लोगों के बीच उनको ढूंढने के लिए चला गया। यहाँ पर बैठे बैठे इस आदमी ने देखा कि एक महिला खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उस महिला ने इसकी माँ के ही कपड़े पहन रखे थे। तो उठकर उस महिला के पास गया और वहां पर पहुंचने के बाद इसने देखा कि महिला कोई और नहीं थी बल्कि इसकी ही माँ थी।
तो अपनी माँ को देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ये अपने साथ एक कैमरा लेकर आया था। फिर इसने कैमरा निकाला और फोटो खींचनी चाहिए ताकि वापस लौटकर ये अपने घर परिवार में सभी को बता सके कि इसकी माँ जिंदा बच गई हैं और सुरक्षित हैं। इसने फोटो लिया और फोटो लेने के बाद जैसे ही इसने कैमरा हटाया, इसने देखा कि वहां पर इसकी माँ नहीं है, बल्कि उनकी माँ की जगह पर कोई और औरत अब बैठी हुई है। फिर बाद में पता चला कि सुनामी के दौरान इसकी माँ एक मिनी वैन से जा रही थी और सुनामी में ही उनकी जान चली गई थी। इसी शहर में एक ऐसी जगह थी जहां पर सुनामी के पहले रिहायशी इलाका हुआ करता था, लेकिन सुनामी के बाद अब वहां पर कोई भी मकान नहीं बचा था। वहां पर अब सिर्फ मैदान ही बचा था। तमाम लोगों ने इस मैदान के बीचों बीच एक अकेली औरत को खड़े कई बार देखा था। ये औरत एक स्कारलेट ड्रेस पहने हुए दिखाई पड़ती थी। दूर तक फैले वीराने में ये औरत अकेली खड़ी दिखाई पड़ जाती और उसके कुछ ही देर बाद गायब हो जाती। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।